इस लेक्चर में हम समझेंगे कि स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस को मैं सिग्मा से रिप्रेजेंट करूंगा। देखिए स्ट्रेस क्या होता है। व्हेन अ मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सटर्नल फोर्स, ए रेजिस्टिंग फोर्स इज सेट अप विद इन द कंपोनेंट। द इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया एक्टिंग ऑन द मटेरियल इज स्ट्रेस। देखिए ये आपका एक मटेरियल है, इस मटेरियल पे क्या हो रहा है, एक फोर्स P लग रहा है। जब आप फोर्स P इस मटेरियल पे लगाएंगे तो मटेरियल के अंदर रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया जनरेट हो जाएगा। ये देखिए ये जो सिग्मा लग रहा है इट इज़ स्ट्रेस, इट इज़ द इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये फोर्स पर यूनिट एरिया है, तो यहाँ पे सारे एरिया पे फोर्स आपका लगेगा। इन सारे एरिया पे जो फोर्स पर यूनिट एरिया लग रहा है उसको जब आप ऐड कर देंगे तो वो इस फोर्स P के जितना आ जाएगा। तो स्ट्रेस क्या हुआ, इट इज़ द इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया एक्टिंग ऑन ए मटेरियल। अब देखिए जो फोर्स रहता है इसको हमने क्या बोला, इट इज़ फोर्स पर यूनिट रेजिस्टिंग एरिया। फोर्स को मैंने P से रिप्रेजेंट करा है, एरिया को मैंने A से रिप्रेजेंट करा है। फोर्स की यूनिट क्या होती है, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, इसको हम पास्कल बोलते हैं। तो देखिए यूनिट कन्वर्जन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, हम यूनिट कन्वर्जन पहले देख लेते हैं। देखिए हमने क्या लिखा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या होता है, पास्कल के बराबर होता है। अगर मैं यहाँ पे 10 टू द पावर 6 का मल्टीप्लाई करूँ और यहाँ पे भी 10 टू द पावर 6 का मल्टीप्लाई करूँ तो कोई भी फर्क आपका नहीं पड़ेगा। तो 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10 टू द पावर 6 पास्कल, दैट विल बी इक्वल टू न्यूटन पर mm स्क्वायर। इन कन्वर्जन की ज़रूरत हमको बहुत ज़्यादा पड़ेगी जब हम प्रॉब्लम आगे सॉल्व करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि इसको मैंने ये वाली टर्म किस तरीके से लिख दिया। तो देखिए हम यहाँ पे देखते हैं 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मीटर मतलब 1000 mm लिख सकते हैं इसको हम। 10 टू द पावर 6 न्यूटन डिवाइडेड बाय 1000 mm का होल स्क्वायर। 1000 का होल स्क्वायर करेंगे तो 10 टू द पावर 6 आ जाएगा। इसको हमने लिखा 10 टू द पावर 6 न्यूटन डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 6 mm स्क्वायर। तो 10 टू द पावर 6 से ये वाला 10 टू द पावर 6 कट जाएगा, तो ये आपका क्या बचेगा, न्यूटन पर mm स्क्वायर बचेगा। मतलब 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो हम ये समझ गए कि इसको हमने ये क्यों लिख दिया। देखिए 10 टू द पावर 6 क्या होता है, मेगा होता है। 10 टू द पावर 9 क्या होता है, गीगा होता है। 10 टू द पावर 3 क्या होता है, किलो होता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू मेगा पास्कल दैट इज इक्वल टू न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये कन्वर्जन हमारे बहुत ज़रूरत हमको पड़ेगी। तो हमने मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है, ये समझ लिया। एक और कन्वर्जन आपको समझना है, दैट इज गीगा पास्कल। गीगा मतलब क्या होता है, 10 टू द पावर 9 होता है। इसको हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर 9 पास्कल। हम जानते हैं पास्कल क्या होता है, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो हमने लिखा 10 टू द पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हम 10 टू द पावर 9 को तोड़ सकते हैं, किस में डिवाइड कर सकते हैं, 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 6 में हम कर सकते हैं। तो 10 टू द पावर 9 को मैंने लिख दिया 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या हो गया, ये मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसके बराबर होगा, न्यूटन पर mm स्क्वायर के ये बराबर होगा। मतलब हम इसको लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो देखिए आपने गीगा पास्कल को कन्वर्ट कर लिया। अगला हमको समझना है दैट इज KPa दैट इज किलो पास्कल। 1 किलो पास्कल दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 पास्कल, दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 पास्कल। पास्कल को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। तो इतने कन्वर्जन की ज़रूरत आपको पड़ेगी। तो स्ट्रेस आपने देखा,
आपने देखा स्ट्रेस क्या होता है, ये एक रजिस्टिंग फोर्स होता है जो मटेरियल के अंदर जनरेट हो जाता है। कब होता है, जब आप एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे लगाते हैं। स्ट्रेस आपका क्या होता है, ये फोर्स पर यूनिट रजिस्टिंग एरिया होता है, ये टोटल फोर्स है, और पर यूनिट एरिया पे जो फोर्स लग रहा है दैट इज स्ट्रेस। अगर स्ट्रेस में मैं टोटल एरिया का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो किसके बराबर आ जाएगा, इस फोर्स के बराबर आ जाएगा। अब हम समझेंगे कि फोर्स आपका किस तरीके की क्वांटिटी है, कि ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, या कोई अलग क्वांटिटी है। हमने अभी तक ये पढ़ा है कि कुछ क्वांटिटी स्केलर होती है, कुछ वेक्टर होती है। जिनका खाली मैग्नीट्यूड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर। जो खाली मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करते हैं उसको हम स्केलर बोलते हैं। जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पे डिपेंड करती है और जिसका हम एल्जेब्रिक सम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ या अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ, वो क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। स्ट्रेस आपका क्या होता है, टेंसर क्वांटिटी होता है। टेंसर क्वांटिटी वो होता है जो मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और प्लेन तीनों पे डिपेंड करे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं। तो पहले हम समझते हैं, हम क्या समझते हैं, वाई प्रेशर इज ए स्केलर एंड स्ट्रेस इज ए टेंसर, दो दे हैव द सेम डायमेंशन। दोनों के डायमेंशन सेम है, लेकिन प्रेशर आपका क्या है, स्केलर है, और स्ट्रेस आपका क्या है, टेंसर है। तो देखिए, स्केलर क्वांटिटी डिपेंड्स ओनली ऑन मैग्नीट्यूड, वेक्टर क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, टेंसर क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और प्लेन। ये तीनों पे डिपेंड करता है। इसलिए जो स्ट्रेस आपका रहता है, हम जानते हैं स्ट्रेस किस पर डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और प्लेन तीनों पे डिपेंड करता है। इसलिए स्ट्रेस आपका क्या होता है, टेंसर क्वांटिटी होता है। हम इसको और तरीके से भी समझते हैं, कैसे, लेट फोर्स हैविंग सम मैग्नीट्यूड एक्टिंग ऑन ए बॉडी, इट डायरेक्शन विल टेल वेदर द स्ट्रेस इज कंप्रेसिव और टेंजाइल। देखिए, इस बॉडी पे फोर्स लग रहा है, इस पर टेंजाइल फोर्स लग रहा है, इसमें कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है। तो फोर्स का डायरेक्शन क्या बताएगा कि इसके अंदर जो स्ट्रेस आ रहा है वो टेंजाइल आएगा या कंप्रेसिव आएगा। इसमें टेंजाइल स्ट्रेस आएगा और इसमें क्या आएगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगा। एंड ऑन अदर हैंड इट्स प्लेन विल टेल वेदर द स्ट्रेस इज shear और नॉर्मल। और इसका प्लेन क्या बताएगा, फोर्स तो आपका वही है, प्लेन आपको ये बताएगा कि इसके अंदर जो स्ट्रेस आएगा वो आपका shear स्ट्रेस आएगा या नॉर्मल स्ट्रेस आएगा। अगर shear फोर्स लगेगा तो इसके अंदर shear स्ट्रेस आएगा। ये नॉर्मल फोर्स है, ये नॉर्मल फोर्स है, तो इसके कारण इसमें क्या आएगा, नॉर्मल स्ट्रेस आएगा। आगे बोलता है ये, as the stress depend upon the magnitude, direction and plane, so it is a tensor quantity। स्ट्रेस देखिए तीनों पे डिपेंड कर रहा है, मैग्नीट्यूड पे भी कर रहा है, डायरेक्शन पे भी कर रहा है और प्लेन पे डिपेंड कर रहा है। इसलिए स्ट्रेस आपका क्या होता है, टेंसर क्वांटिटी होता है। और भी तरीके से हम इसको देख सकते हैं, स्ट्रेस इज नॉट ए वेक्टर बिकॉज इट इज रिलेटेड विथ टू डायरेक्शन, नेमली द डायरेक्शन ऑफ ट्रैक्शन वेक्टर। ट्रैक्शन वेक्टर क्या होता है, द फोर्स पर यूनिट एरिया ऑन ए सरफेस इंक्लूडिंग नॉर्मल एंड शेयर कंपोनेंट। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रैक्शन वेक्टर बोलते हैं। और एंड द प्लेन ऑन विच दिस वेक्टर एक्ट, इन दोनों पे आपका स्ट्रेस डिपेंड करता है, ट्रैक्शन वेक्टर पे भी करता है और प्लेन पे भी डिपेंड आपका करता है। ए वेक्टर हैज़ वन डायरेक्शन ओनली, आप जानते हैं कि वेक्टर का एक ही डायरेक्शन होता है। सो स्ट्रेस इज डायडिक, स्ट्रेस आपका डायडिक होता है। ए टेंसर ऑफ सेकंड ऑर्डर हम इसको कहते हैं। कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेस टेंसर हैज टू बी कनेक्टेड विथ टू यूनिट वेक्टर। ए क्वांटिटी रिलेटेड विथ टू यूनिट वेक्टर इज कॉल्ड ए सेकंड ऑर्डर टेंसर। स्ट्रेस इज ए सेकंड ऑर्डर टेंसर। स्ट्रेस आपका क्या होता है, डायडिक होता है, ये सेकंड ऑर्डर टेंसर आपका होता है। फिर से देखें, और भी तरीके से आप समझ सकते हैं कि स्ट्रेस आपका क्या होता है, टेंसर क्वांटिटी होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी नहीं है, ये तीनों पे डिपेंड करता है। स्ट्रेस हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बट दे आर नॉट वेक्टर बिकॉज दे डू नॉट कंबाइंड अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। इसको अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन या ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से आप स्ट्रेस को ऐड नहीं कर सकते हैं।
इसलिए ये क्या है, टेंसर क्वांटिटी है। फिर से देखिए, फर्दर प्रेशर इज नॉट ए टेंसर क्वांटिटी डिस्पाइट हैविंग ए सिमिलर काइंड बिकॉज प्रेशर ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस। प्रेशर आपका हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगता है। सो देयर इज नो शेयर टाइप ऑफ थिंग। प्रेशर के केस में कोई भी शेयर टाइप ऑफ थिंग नहीं होता है, वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगता है। इसलिए प्रेशर क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। और स्ट्रेस आपका कौन सा क्वांटिटी होता है, टेंसर क्वांटिटी होता है, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और प्लेन तीनों पर डिपेंड करता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, हमको स्ट्रेस निकालना है इस रॉड में, जो कि सॉलिड है, ये हॉलो रॉड है, ये आपका क्यूबॉइड है। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला आप जानते हैं, दैट इज फोर्स पर यूनिट रेजिस्टिंग एरिया। तो तीनों में देखिए फोर्स तो सेम लग रहा है, पी पी पी। हमें एरिया निकालना है। तो स्ट्रेस देखिए किस एरिया में आएगा, ये आपका जो पीला वाला एरिया आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे स्ट्रेस आएगा। तो यहाँ पे रेजिस्टिंग एरिया आपको निकालना है। रेजिस्टिंग एरिया पहले केस में क्या लिखेंगे, दैट इज π/4d², ये पीला वाला एरिया। सेकंड में देखिए, यहाँ पे रेजिस्टिंग एरिया कौन सा होगा, यहाँ पे ये वाला पीला एरिया होगा, यहाँ पे आपका स्ट्रेस आएगा। बीच में आपकी खाली जगह है, वहाँ पे कोई भी स्ट्रेस नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपको ये रेजिस्टिंग एरिया निकालना पड़ेगा, जिसके लिए आप क्या करेंगे, बाहर वाले सर्कल के एरिया में से अंदर वाले सर्कल के एरिया को आप माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे आपने एरिया लिखा π/4 डी आउटर का होल स्क्वायर माइनस डी इनर का होल स्क्वायर। तो ये आपका रेजिस्टिंग एरिया आ गया। यहाँ पे मैंने क्यूबाइड लिया है। क्यूबाइड में देखिए रेजिस्टिंग एरिया कौन सा, ये पीला वाला है, जहाँ पे आपको स्ट्रेस मिलेगा। तो ये पीला वाला एरिया निकालना है। तो पीला वाला एरिया कितना होगा, बी इंटू डी, लेंथ इंटू विड्थ। तो यहाँ पे आप एरिया लिखेंगे, दैट इज बी इंटू डी। तो इस तरीके से इन प्रॉब्लम्स में आप लोग स्ट्रेस की वैल्यू निकाला करेंगे। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं पहले टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। तो देखिए, स्ट्रेस जो रहता है वो आपका डायरेक्ट स्ट्रेस रहता है, इनडायरेक्ट स्ट्रेस रहता है और कंबाइंड स्ट्रेस रहता है। डायरेक्ट स्ट्रेस में दो आता है, नॉर्मल स्ट्रेस आता है और शियर स्ट्रेस आता है। नॉर्मल स्ट्रेस में दो आते हैं, टेंजाइल स्ट्रेस आता है और कंप्रेसिव स्ट्रेस आता है। इसी तरह इनडायरेक्ट स्ट्रेस में दो स्ट्रेस आता है, टॉर्सनल स्ट्रेस आता है और बेंडिंग स्ट्रेस आपका आता है। फिर कंबाइंड स्ट्रेस, हम डायरेक्ट स्ट्रेस और इनडायरेक्ट स्ट्रेस को जोड़ देंगे तो वो आपका क्या बन जाएगा, वो आपका कंबाइंड स्ट्रेस बन जाएगा। तो हम ये सारे स्ट्रेस को देखते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं, दैट इज डायरेक्ट स्ट्रेस। डायरेक्ट स्ट्रेस आपका नॉर्मल टाइप का रहता है। देखिए नॉर्मल स्ट्रेस कैसा होता है, व्हेन अ फोर्स एक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट एक्सर्ट ए नॉर्मल स्ट्रेस। देखिए मान लीजिए आपका ये कोई ऑब्जेक्ट है, अगर कोई फोर्स इस ऑब्जेक्ट के जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर लगे, ऑब्जेक्ट के जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर लगे, तो ये कौन सा स्ट्रेस रहेगा, नॉर्मल स्ट्रेस रहेगा। परपेंडिकुलर आपका इस तरीके से भी लग सकता है। तो ये नॉर्मल में किस टाइप का स्ट्रेस है, ये टेंजाइल टाइप का स्ट्रेस इसमें जनरेट होगा। और इसके कारण इसमें कैसा स्ट्रेस जनरेट होगा, कंप्रेसिव टाइप का इसमें स्ट्रेस जनरेट होगा। इसमें टेंजाइल टाइप का होगा क्योंकि यहाँ पे टेंजाइल फोर्स लग रहा है, ये कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, इसलिए इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट होगा। तो नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है, व्हेन अ फोर्स एक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट एक्सर्ट ए नॉर्मल स्ट्रेस। आपका नॉर्मल स्ट्रेस दो तरीके का होता है, जैसा कि आपने देखा। पहला आपने देखा ये टेंजाइल टाइप का होता है। टेंजाइल टाइप में क्या होता है, सिग्मा की वैल्यू, स्ट्रेस की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है। और इसमें जो मटेरियल आपका रहता है वो क्या होता है, इलोंगेट होता है, वो लंबा हो जाता है। ये देखिए क्या बोल रहा है, इफ सिग्मा इज ग्रेटर देन 0 द स्ट्रेस इज टेंजाइल, द फाइबर्स ऑफ द कंपोनेंट टेंड्स टू इलोंगेट ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्स। मटेरियल के जो फाइबर्स रहते हैं वो फोर्स के कारण क्या होते हैं, लंबे हो जाते हैं, इलोंगेट आपके हो जाते हैं। नॉर्मल स्ट्रेस सेकंड आपका कंप्रेसिव टाइप का होता है। कंप्रेसिव टाइप में क्या होता है, इफ स्ट्रेस इज लेस देन 0 द स्ट्रेस इज कंप्रेसिव, द फाइबर्स ऑफ द कंपोनेंट्स टेंड टू
शॉर्टेन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। इसमें फाइबर आपके क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे, और इसमें फाइबर आपके क्या हो जाएंगे, लंबे हो जाएंगे टेंसाइल स्ट्रेस में। तो हमने देखा नॉर्मल स्ट्रेस, जब फोर्स आपका परपेंडिकुलर लगे टू द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट तो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस बोलते हैं, जो कि टेंसाइल और कंप्रेसिव टाइप का होता है। अब हम देखते हैं शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस को हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। शियर स्ट्रेस क्या होता है, शियर स्ट्रेस इज डिफाइंड एज अ टाइप ऑफ स्ट्रेस दैट एक्ट्स कोप्लेनर विद द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए मटेरियल। कोप्लेनर लगता है विद द क्रॉस सेक्शन ऑफ मटेरियल, या शियर स्ट्रेस एक्ट पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द मटेरियल। देखिए किस तरीके से, ये आपका देखिए कोई मटेरियल है, इस मटेरियल पे इस तरीके से फोर्स आपके लग रहे हैं। ये देखिए प्लेन के ये क्या है, पैरेलल है, या इस स्ट्रेस को अपन क्या बोल सकते हैं, इट इज एक्टिंग कोप्लेनर विद द क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम शियर स्ट्रेस बोलेंगे, जिसको हम टाउ से रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए ये टेंसाइल फोर्स है, टेंसाइल फोर्स के कारण इसमें टेंसाइल स्ट्रेस आएगी। ये कंप्रेसिव फोर्स है, इसके कारण इसमें क्या आएगी, कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगी। ये आपका शियर फोर्स है, शियर फोर्स के कारण इसमें जो स्ट्रेस आएगी उसको हम शियर स्ट्रेस बोलेंगे। शियर स्ट्रेस कैसा लगता है, इट एक्ट्स कोप्लेनर विद द क्रॉस सेक्शन ऑफ द मटेरियल, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, इट एक्ट्स पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द मटेरियल। प्लेन के ये पैरेलल आपका लगता है। अब शियर स्ट्रेस में भी हमको देखना है सिंगल शियर और डबल शियर। देखिए यहाँ पे आपका एक मान लीजिए यहाँ पे दो प्लेट है लाल वाली, और दोनों प्लेट को हमने क्या करा, रिविट से जोड़ा हुआ है। अब एक फोर्स में इस प्लेट में लगा रहा हूँ, दूसरा फोर्स में इस प्लेट में लगा रहा हूँ, तो यहाँ पे रिविट आपका टूट जाएगा। किसके कारण टूटेगा, शियर के कारण टूटेगा। तो देखिए रिविट आपका इस तरीके से टूट गया। तो यहाँ पे इट इज़ ए एग्जाम्पल ऑफ सिंगल शियर। तो यहाँ पे अगर आपको शियर स्ट्रेस निकालना है कि यहाँ पे कितना आएगा, तो आप क्या करेंगे, P डिवाइडेड बाय A, फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया जो यहाँ पे आएगा उससे अपन क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। अगर डबल शियर का आप एग्जांपल देखें तो यहाँ पे देखिए तीन प्लेट है, उनको हमने रिविट से जोड़ा है, तो एक शियर आपको यहाँ पे मिलेगा और दूसरा शियर आपको यहाँ पे मिलेगा। तो देखिए ये आपका जो टूटेगा वो यहाँ से भी टूटेगा और यहाँ से भी टूट जाएगा। इट इज़ ए एग्जाम्पल ऑफ डबल शियर। अगर आपको निकालना है कि यहाँ पे शियर स्ट्रेस कितना आएगा, तो हम लिखेंगे टाउ इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाय 2A। 2A क्यों लेंगे, आपको यहाँ का भी एरिया लेना पड़ेगा और यहाँ का भी एरिया लेना पड़ेगा इन केस ऑफ डबल शेयर। सिंगल शेयर के केस में खाली एक ही एरिया आपको लेना पड़ेगा, यहाँ का एरिया आपको लेना पड़ेगा। तो हम समझ गए कि शेयर स्ट्रेस क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है। ये दोनों किस में आते हैं, डायरेक्ट स्ट्रेस में आते हैं। अब हम देखते हैं दैट इज इनडायरेक्ट स्ट्रेस। इनडायरेक्ट स्ट्रेस में हम देखेंगे दैट इज बेंडिंग स्ट्रेस। इट इज एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट स्ट्रेस। देखिए बेंडिंग के कारण मटेरियल में जो स्ट्रेस आता है उसको हम बेंडिंग स्ट्रेस कहते हैं। मान लीजिए कि ये आपकी एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, इस सिंपली सपोर्टेड बीम में मैंने ऊपर एक लोड लगाया, ठीक। जब आप लोड लगाएंगे सिंपली सपोर्टेड बीम में इस तरीके से, तो बीम आपकी इस तरीके से बेंड होगी। बेंडिंग के कारण इस बीम में जो स्ट्रेस आएगा उसको हम बेंडिंग स्ट्रेस बोलेंगे। बेंडिंग के कारण इस बीम में जो स्ट्रेस आएगा उसको हम बेंडिंग स्ट्रेस बोलेंगे। अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है तो इसमें ऊपर जो आएगा वो आपका कंप्रेसिव बेंडिंग स्ट्रेस आएगा, नीचे जो बेंडिंग स्ट्रेस आएगा दैट इज आवर टेंसाइल बेंडिंग स्ट्रेस। यहाँ पे जो लाल वाली आपको लाइन नज़र आ रही है ये अपनी न्यूट्रल एक्सिस है। न्यूट्रल एक्सिस वो एक्सिस होता है जिस एक्सिस पे बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू कितना मिलती है, 0 मिलती है। जब हम बेंडिंग वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो इसको और डेप्थ में अपन लोग देखेंगे। अब अगर मान लीजिए एक कैंटिलीवर है, कैंटिलीवर बीम क्या होती है, एक साइड फिक्स होती है और सेकंड साइड क्या होती है, फ्री होती है। यहाँ पे जब आप कैंटिलीवर पे लोड लगाएंगे तो बीम आपकी इस तरीके से बेंड होगी। तो बीम में ऊपर क्या आएगा, टेंसाइल बेंडिंग स्ट्रेस, और नीचे आपका क्या आएगा, कंप्रेसिव बेंडिंग स्ट्रेस। तो हमको ध्यान देना है कि सिंपली सपोर्टेड बीम में ऊपर कंप्रेसिव आता है, नीचे टेंसाइल।
कैंटिलीवर बीम में ऊपर टेंजाइल बेंडिंग स्ट्रेस आता है, नीचे कंप्रेसिव बेंडिंग स्ट्रेस आता है। आगे चल के हम और भी तरीके के बीम देखेंगे, टी सेक्शन बीम, आई सेक्शन बीम, और उसमें भी न्यूट्रल एक्सिस निकालेंगे, मैक्सिमम बेंडिंग और मैक्सिमम कंप्रेसिव बेंडिंग स्ट्रेस निकालना हम लोग सीखेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम इनडायरेक्ट में क्या देख रहे हैं, टॉर्सनल स्ट्रेस हम लोग देख रहे हैं। जब हम टॉर्सन ऑफ शाफ्ट पढ़ेंगे तो इसको हम और डेप्थ में देखेंगे। तो टॉर्सनल स्ट्रेस क्या होती है? टॉर्सनल स्ट्रेस इज ए shear stress produced when we applied the twisting moment to the end of a shaft about its axis. Torsion is the twisting of an object due to an applied torque. मान लीजिए आपका एक शाफ्ट है, इस शाफ्ट है, शाफ्ट के ऊपर मैंने एक लाइन ली है, ये शाफ्ट के सरफेस के ऊपर है, ये वाली लाइन एकदम टॉप पे मान लीजिए, और मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक टॉर्क लगा रहा हूँ। ऐसा मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक टॉर्क लगा रहा हूँ। देखिए ये वाला सरफेस जो है वो आपका फिक्स है, ठीक है, ये वाला सरफेस आपका फिक्स है। अगर मैं इसको फ्री कर दूंगा और यहाँ पे टॉर्क लगाऊंगा तब इसमें कोई भी shear स्ट्रेस प्रोड्यूस नहीं होगा, तब इसमें कोई भी टॉर्सनल स्ट्रेस प्रोड्यूस नहीं होगा। इसमें टॉर्सनल स्ट्रेस कब प्रोड्यूस होगा? जब मैं एक सरफेस को फिक्स कर दूं और दूसरे को फ्री कर दूं और यहाँ पे मैं क्या करूं, एक ट्विस्टिंग मोमेंट लगाऊं। जब मैं ट्विस्टिंग मोमेंट लगाऊंगा तो ऊपर वाली जो आपको लाइन नज़र आ रही है वो इस तरीके से ट्विस्ट हो जाएगी, ऊपर से इस तरीके से ट्विस्ट हो जाएगी, तो इसमें क्या आएगा, shear स्ट्रेस आएगा। उसी shear स्ट्रेस को हम क्या बोलते हैं, हम टॉर्सनल स्ट्रेस बोलते हैं। तो हम बाद में समझेंगे, ये फाई आपका shear स्ट्रेन होता है, हम थीटा समझेंगे, ये एंगल ऑफ ट्विस्ट होता है। इसमें हम खाली यही समझ रहे हैं कि टॉर्सनल स्ट्रेस क्या होता है, ठीक। तो यहाँ पे जब टॉर्क लगाते हैं तो ऊपर वाली लेयर इस तरीके से मुड़ जाती है, और मुड़ने के कारण उसमें क्या आता है, shear स्ट्रेस जनरेट हो जाता है, उसी को हम टॉर्सनल स्ट्रेस कहते हैं। यहाँ पे देखिए हमने जो टॉर्क लगाया है, जो ट्विस्टिंग मोमेंट लगाया, उसके कारण यहाँ पे shear स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, इसलिए हम इसको टॉर्सनल स्ट्रेस कहते हैं। इसके बाद आता है कंबाइंड स्ट्रेस। कंबाइंड स्ट्रेस में हम क्या करते हैं, एनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्ट्रेस। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्ट्रेस का कोई भी कॉम्बिनेशन बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, कंबाइंड स्ट्रेस बोलेंगे। तो मैंने टॉपिक पढ़ा है, इसको हम और डेप्थ में देखेंगे। बेंडिंग स्ट्रेस पे पूरा आपको एक टॉपिक मिलेगा, टॉर्सनल स्ट्रेस पे आपको पूरा एक टॉपिक मिलेगा। ओके, थैंक यू।